नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, हिंद महासागर के पश्चिमी छोर पर सेशल्स से लेकर के पूर्वी छोर पर मौजूद मलक्का स्ट्रेट तक आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिसने बीजिंग की रातों की नींद उड़ा दी। मॉरिशस और मालदीव के अंदर अचानक हवा का रुख भारत की तरफ कैसे मुड़ गया और श्रीलंका के अंदर सत्ता परिवर्तन के बाद से ऐसा कौन सा गेम सेट हुआ है जिसकी भनक किसी को नहीं लगी। ग्रेट निकोबार के अंदर चल रहे उस मैसिव प्रोजेक्ट का असली मकसद क्या है जिसे दुनिया सिर्फ एक पोर्ट समझ रही है। और अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हुए भारत के प्रधानमंत्री मोदी 6 जुलाई को अचानक से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद में न्यूजीलैंड के दौरे पर क्यों निकल रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर है या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना को उसी के खेल में मात देने का कोई बहुत बड़ा साइलेंट मास्टर स्ट्रोक। दोस्तों, इन तमाम सवालों के जवाब किसी भी आम खबर के अंदर नहीं मिलने वाला है। दरअसल दोस्तों, भारत अब रिएक्शन देने वाला देश नहीं रह गया है, बल्कि अब वो सामने वालों के घर में घुस करके इक्वेशन बदलने वाला देश बन चुका है। पिछले कुछ महीनों के अंदर भारत ने आर्मेनिया, साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर के तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ जो कूटनीतिक चक्रव्यूह रचा, उसने दुनिया को हैरान करके रख दिया। मिडिल ईस्ट में यूएई के साथ में ब्रह्मोस और दूसरी डिफेंस डील को लेकर के बातें आगे बढ़ा करके भारत ने एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तैयार कर लिया है जिससे सऊदी को पेट में दर्द हो रहा है और दोस्तों इससे बाकी देश भी परेशान हैं। लेकिन असली पावर गेम अब इंडो पैसिफिक के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जब दुनिया की नजरें ताइवान और साउथ चाइना सी के ऊपर पड़ने वाली है। तब भारत ने दोस्तों शांति से चाइना के सबसे बड़े प्रेशर पॉइंट पर हाथ रख दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की ये आगामी यात्रा कोई संयोग नहीं है। सेशल्स में रडार नेटवर्क को मजबूत करने के बाद में अब सीधा इंडोनेशिया जाना और फिर ऑस्ट्रेलिया तक एक पूरी लाइन ड्रॉ करना भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी का सबसे आक्रामक चरण है। लेकिन असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है, आखिर इंडोनेशिया ही क्यों? एक ऐसा देश जिसके साथ हमारे सांस्कृतिक संबंध तो बहुत गहरे हैं, लेकिन डिफेंस के मामले में हमने कभी भी उसे इतनी तवज्जो नहीं दी है। तो आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया है कि भारत इंडोनेशिया को अपने सबसे घातक हथियार सौंपने की तैयारी कर ली है? इसे समझने के लिए दोस्तों हमें उस डील के अंदर जाना होगा जिसकी सुगबुगाहट मार्च के महीने से ही चल रही है। मार्च के अंदर होता क्या है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एक बैटरी के लिए शुरुआती सहमति बनी थी, लेकिन अब डेवलपमेंट्स बहुत तेजी के साथ में बदल रहे हैं। दोस्तों, अभी रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक इंडोनेशिया अब सिर्फ एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मोस बैटरी चाहता है और इसके लिए उसने भारत से आसान शर्तों वाली लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण सुविधा की डिमांड की है। दोस्तों, भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इशारों ही इशारों के अंदर ये साफ कर दिया है कि रक्षा सहयोग अब दोनों देशों के रिश्तों का सबसे मजबूत पिलर बनने जा रहा है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर हर डिटेल को पब्लिक नहीं किया जा रहा है। ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है दोस्तों, ये 2.8 मैक की स्पीड से यानी कि आवाज की गति से लगभग 3 गुना तेजी से उड़ान भरने वाली दुनिया की सबसे तगड़ी मिसाइल है। और जब ये फायर होती है तो दुश्मन के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को रिएक्शन का वक्त भी नहीं मिलता है। फिलीपींस को $375 मिलियन की ब्रह्मोस डील के जरिए हम पहले ही साउथ चाइना सी के अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लेवरेज क्रिएट कर चुके हैं। वियतनाम के साथ भी बातचीत एडवांस स्टेज में है और अब अगर इंडोनेशिया के तटीय इलाकों के ऊपर भी ब्रह्मोस डिप्लॉय हो जाती है तो चाइना के लिए यह किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। इंडोनेशिया 17,000 से ज्यादा द्वीपों का एक ऐसा विशाल समूह है जिसके नतूना आइलैंड समूह के पास में चाइना अक्सर अपनी 9 डैश लाइन का दावा ठोकता रहता है और उसके कोस्ट गार्ड्स के जहाज इंडोनेशियाई जल क्षेत्र के अंदर घुसपैठ करते रहते हैं। अगर इंडोनेशिया के पास ब्रह्मोस की कोस्टल डिफेंस बैटरीज आ जाती हैं तो वो अपने समुद्री तटों को एक अभेद्य किले के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। दोस्तों, कोई भी चाइनीज जंगी जहाज 290 से 400 किलोमीटर के दायरे में आने से पहले 100 बार सोचेगा।
इससे दोस्तों मिलिट्री टर्म्स के अंदर एंटी एक्सेस एरिया डिनायल और शॉर्ट में A2AD जोन कहते हैं, और भारत यही कैपेबिलिटी अब चाइना के पड़ोसियों को दे रहा है। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बार्टर सिस्टम है। भारत अगर अपनी सबसे खतरनाक मिसाइल इंडोनेशिया को दे रहा है तो बदले में भारत को क्या मिल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और इसका जवाब छिपा है भविष्य की तकनीक और एनर्जी सिक्योरिटी के अंदर, यानी कि क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। आज पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी की तरफ भाग रही है, और इन सब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है निकल। दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा निकल का प्रोडक्शन करता है, लेकिन समस्या ये है कि इंडोनेशिया के 75% से ज्यादा निकल उत्पादन के ऊपर इस वक्त चाइना का कंट्रोल है। चाइना ने वहां भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करके अपनी मोनोपोली क्रिएट कर ली है। दोस्तों, भारत अपने स्टील प्रोडक्शन के लिए 80% से ज्यादा फेरो निकल इंडोनेशिया से ही खरीदता है। अब भारत तेजी से चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान भारतीय कंपनियां इंडोनेशिया की कंपनियों के साथ में खनिज प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग के लिए बड़े जॉइंट वेंचर साइन कर सकती हैं। ये चाइना की आर्थिक रीढ़ पर सीधा वार होगा। दोस्तों, भारत ब्रह्मोस देकर के इंडोनेशिया की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, और बदले में इंडोनेशिया भारत को क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन के अंदर एंट्री दे देगा। ये एक नया भारत शोर कम करता है, लेकिन इस तरीके से इंपैक्ट बहुत ज्यादा छोड़ता है। दोस्तों, बात सिर्फ ब्रह्मोस और निकल की नहीं रह जाती है, बात है दुनिया के सबसे बड़े समुद्री चौक पॉइंट की, जिसे कहते हैं मलक्का स्ट्रेट। दोस्तों, भूगोल को देखिए। भारत का ग्रेट निकोबार द्वीप समूह इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से सिर्फ 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। खाड़ी देशों से चाइना जो भी तेल खरीदता है, या यूरोप या फिर अफ्रीका के साथ जो भी ट्रेड करता है, उसका 80% हिस्सा इसी मलक्का स्ट्रेट से होकर के गुजरता है। दोस्तों, चाइना खुद इसे मलक्का डिलेमा कहता है। भारत इस वक्त ग्रेट निकोबार के अंदर एक विशालकाय मिलिट्री सिविलियन इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना रहा है। इसे हिंद महासागर के अंदर भारत का कभी ना डूबने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जा रहा है। अगर भारत ग्रेट निकोबार के अंदर मजबूत है और दूसरी तरफ इंडोनेशिया के पास में ब्रह्मोस मिसाइलें हैं, तो सोचिए दोस्तों क्या होगा। चाइना का कोई भी युद्धपोत या व्यापारिक जहाज जब साउथ चाइना सी से मलक्का स्ट्रेट होते हुए हिंद महासागर के अंदर एंट्री करेगा, तो उस पर दोनों तरफ से क्रॉस हेयर होगा। युद्ध या भारी मिलिट्री प्रेशर की स्थिति में भारत और इंडोनेशिया मिलकर के इस पूरे रूट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे चाइना की इकोनॉमी कुछ ही टाइम के अंदर घुटनों पर आ सकती है। दोस्तों, चाइना को लगता है कि वो म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के अंदर बंदरगाह बना करके भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत घेर लेगा, लेकिन भारत ने इंडोनेशिया के आचे प्रांत के अंदर मौजूद सबांग बंदरगाह तक अपनी पहुंच बना ली है। आधिकारिक तौर पर इसे एक कमर्शियल पोर्ट कहा जाता है, लेकिन ये एक डीप सी पोर्ट है जहां भारतीय नौसेना के जहाज आसानी से डॉक कर सकते हैं। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का सबसे धारदार हथियार है। दोस्तों, हम केवल आसियान देशों के साथ में ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम उस क्षेत्र के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहे हैं। जब चाइना फिलीपींस और वियतनाम को डराता है, तो भारत पीछे नहीं हटता, बल्कि उनके हाथों में भी ब्रह्मोस थमा देता है। इंडोनेशिया आसियान का सबसे बड़ा और ताकतवर देश है। अगर इंडोनेशिया भारत के स्ट्रेटेजिक कैंप के अंदर आ जाता है, तो पूरे दक्षिण पूर्व एशिया के अंदर चाइना का दबदबा अपने आप टूट जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार ने $5 अरब के रक्षा निर्यात का टारगेट रखा हुआ है। अब दोस्तों, अगर इंडोनेशिया के साथ में ये ब्रह्मोस डील फाइनल हो जाती है, तो ये डीआरडीओ और भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी छलांग होगी। इससे दुनिया भर के अंदर भारतीय हथियारों की विश्वसनीयता बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। चूंकि ब्रह्मोस भारत और रसिया का एक जॉइंट वेंचर है, इसलिए इस डील से भारत और रूस रक्षा संबंधों को भी एक नई उड़ान मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सब इतना आसान है? चाइना निश्चित रूप से इस सौदे का कड़ा विरोध करेगा। चाइना इंडोनेशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वो जकार्ता के ऊपर भारी आर्थिक दबाव डाल सकता है। इसके अलावा इंडोनेशिया का रक्षा बजट भी सीमित है। वो पहले से ही
फ्रांसीसी राफेल जेट्स और पनडुब्बियों के ऊपर भारी खर्च कर रहा है। ऐसे में ब्रह्मोस के लिए फंड जुटाना और फिर उसे मेंटेनेंस के रूप में बड़ा खर्च उठाना इंडोनेशिया के लिए एक चुनौती बनी हुई है। लिहाजा भारत लाइन ऑफ क्रेडिट का मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है ताकि पैसे की कमी रणनीतिक फैसलों के आड़े ना आ पाए। दोस्तों, बाहर से ये फैसला बिल्कुल नॉर्मल सा दिख रहा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होने वाला है। दोस्तों, आपने अक्सर सोशल मीडिया के ऊपर इंडोनेशिया के अंदर भारत के एक सीक्रेट बेस के बारे में जरूर सुना होगा। अब दोस्तों, जरा इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सीक्रेट बेस जैसी चीजें हॉलीवुड फिल्मों की तरह नहीं होती हैं। दोस्तों, इंडोनेशिया के बियाक आइलैंड के ऊपर भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण स्टेशन है। ये इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क है। जब भारत श्रीहरिकोटा से अपने रॉकेट लॉन्च करता है तो वो पूर्व दिशा के अंदर प्रशांत महासागर की ओर जाते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण जब रॉकेट भूमध्य रेखा के पास पहुंचता है तो भारत के ग्राउंड रडार्स उससे संपर्क खो सकते हैं। इस ब्लाइंड स्पॉट को कवर करने के लिए बियाक आइलैंड का स्टेशन एक जीवन रेखा का काम करता है। भारत के आगामी गगनयान मिशन के लिए ये बेस सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों की रियल टाइमिंग और रियल ट्रैकिंग बेहद ज़रूरी होती है। दोस्तों, डीआरडीओ सीधे तौर पर इस बेस का संचालन नहीं करता है, लेकिन जब भारत 5000 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता वाली अग्नि 5 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करता है तो उनका टर्मिनल अक्सर हिंद महासागर और इंडोनेशिया के आसपास के जल क्षेत्र के अंदर होता है। ऐसे में भारत के मिसाइल ट्रैकिंग जहाज़ों को इंडोनेशियाई जल क्षेत्र के करीब काम करना पड़ता है। दोस्तों, इंडोनेशिया के साथ में हमारे मजबूत रिश्ते भारत को इस पूरे क्षेत्र के अंदर निर्बाध रूप से काम करने की छूट देते हैं। ये अंतरिक्ष और रक्षा कूटनीति का एक ऐसा संगम है जो चाइना के किसी भी रडार नेटवर्क को मात दे सकता है। दोस्तों, भारत अब सिर्फ दूसरों की तकनीक का इंतजार नहीं करता है, बल्कि अपनी तकनीक से इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी तय करता है। अब दोस्तों, इस पूरी यात्रा के रूट को देखिए। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स से होते हुए इंडोनेशिया जा रहे हैं और वहां से सीधा ऑस्ट्रेलिया और फिर न्यूजीलैंड। ये रूट दुनिया के नक्शे पर एक विशाल समुद्री दीवार बनाता है। सेशल्स के अंदर भारत ने अपना रडार स्टेशन एस्टेब्लिश किया है, मजबूत कर दिया है, जो अफ्रीका की तरफ से आने वाली किसी भी परमाणु पनडुब्बियों के ऊपर नजर रख सकता है। इंडोनेशिया के अंदर भारत सबांग और बियाक के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, तो मलक्का और प्रशांत महासागर के रास्ते को कंट्रोल भी कर रहा है। साथ ही दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, जिसका मतलब है कि भारतीय युद्धपोत ऑस्ट्रेलिया के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई साधारण दौरा नहीं है दोस्तों, ये इंडो पैसिफिक के तीनों प्रमुख दरवाजों के ऊपर भारत की मजबूत दस्तक है। अगर भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पूरी तरह से तालमेल बिठा लें तो चाइनीज नौसेना के लिए साउथ चाइना सी से बाहर निकल करके हिंद महासागर में ऑपरेट करना एक दुस्वप्न बन जाएगा। लेकिन असली सवाल यहीं से स्टार्ट होता है कि पानी के नीचे यानी समुद्र की गहराइयों में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच में सबमरीन्स के बचाव को लेकर के भी एक बेहद अहम और बेहद टॉप सीक्रेट समझौता हो चुका है। 2021 के अंदर जब इंडोनेशिया की KRI नांगला पनडुब्बी डूबी थी, तब भारत ने तुरंत अपनी डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल्स भेजे थे। इस समझौते के पीछे की असली रणनीति अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस है। जब भी कोई चाइनीज सबमरीन साउथ चाइना सी से हिंद महासागर की तरफ आती है तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाएं मिलकर के उसकी साइलेंट ट्रैकिंग करती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में कमर्शियल जहाज़ों का डेटा शेयर करने का भी समझौता है। भारत के गुरुग्राम स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर के अंदर इंडोनेशियाई नौसेना का अधिकारी बैठता है। दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक चाइनीज जहाज की रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है। ये इंटेलिजेंस शेयरिंग का वो स्तर है जो बिना किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन के भी चाइना को पूरी तरह से एक्सपोज कर देता है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चाइनीज नौसेना भी ये जानती है कि भारत मलक्का स्ट्रेट के अंदर बहुत ज़्यादा मजबूत है, लिहाजा भारी तनाव की पोजीशन में भी चाइना मलक्का के बजाय इंडोनेशिया के निचले हिस्से में मौजूद सुंडा या फिर लैम्बोक स्ट्रेट से घुसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों जलमार्ग
पूरी तरह से इंडोनेशियाई जल क्षेत्र के अंदर आते हैं। बिना इंडोनेशिया की सहमति के कोई भी विदेशी जंगी जहाज यहां से सुरक्षित नहीं निकल सकता है। लिहाजा भारत इंडोनेशिया को अपनी तरफ कर रहा है। ब्रह्मोस मिसाइलें, रडार नेटवर्क और नौसैनिक अभ्यास, ये सब मिलकर के चाइना के उन सारे बैकडोर एंट्री चैनल्स को सील कर रहा है। जहां दुनिया सिर्फ प्रेशर पॉइंट्स को देख रही है, भारत यहां पर अपॉर्चुनिटी तलाशने में जुट चुका है। दोस्तों, चाइना अपनी चेक बुक डिप्लोमेसी से आसियान कंट्रीज को डराने की कोशिश करता है, लेकिन भारत हथियारों और कूटनीति के दम पर ऐसे कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर रहा है जो चाइना के कर्ज के जाल से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सिर्फ हथियारों या व्यापार का नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सांस्कृतिक गोंद चिपका हुआ है। दोस्तों, प्राचीन काल के अंदर हमारे चोल साम्राज्य के इंडोनेशिया के श्री विजय साम्राज्य के साथ में बहुत मजबूत व्यापारिक रिश्ते रहे थे। आज भी रामायण और महाभारत इंडोनेशिया की संस्कृति के अंदर रचे बसे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश होने के बावजूद इंडोनेशिया अपनी राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम गरुड़ रखता है। 1955 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो ने मिलकर के बांडुंग सम्मेलन किया था, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी थी। आज जब दुनिया फिर से अमेरिका और चाइना के बीच में एक नए कोल्ड वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है, तब भारत और इंडोनेशिया मिलकर के ग्लोबल साउथ की एक स्वतंत्र और ताकतवर आवाज बन रहे हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए किसी सुपर पावर के आगे झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक दूसरे की ताकतों को पूरक बना रहे हैं। जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी बड़ा है। इंडोनेशिया अपनी इकोनॉमी को सिर्फ चाइना के भरोसे नहीं छोड़ सकता है, उसे भारत की आईटी सेक्टर, फार्मास्यूटिकल कंपनियों और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जरूरत है। भारत दुनिया की फार्मेसी है और इंडोनेशिया अपने नागरिकों को सस्ती दवाइयां उपलब्ध करवाने के लिए भारत पर डिपेंडेंट है। दूसरी ओर भारत की बढ़ती इकोनॉमी को इंडोनेशिया के कोयले, पाम ऑयल और रबर की सख्त जरूरत है। दोनों देशों के बीच में लगभग 40 अरब डॉलर का व्यापार होता है। दोस्तों, ये आर्थिक इंटरडिपेंडेंस ही वो असली ढाल है जो चाइनीज दबाव को बेअसर करती है। भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं है, बल्कि ग्लोबल स्ट्रेटजी का निर्णायक प्लेयर बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा एक सख्त संदेश है कि भारत अब रक्षात्मक मानसिकता से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अगर चाइना हिमालय की सीमाओं पर या हिंद महासागर के अंदर अपनी बेजा हरकतें बंद नहीं करेगा, तो भारत चाइना के समुद्री आंगन यानी कि साउथ चाइना सी के अंदर अपने पैर मजबूती से जमाना स्टार्ट कर देगा। ब्रह्मोस डील सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में हम आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और तेजस फाइटर जेट्स को भी इस रीजन के अंदर एक्सपोर्ट होते हुए देखने वाले हैं। ये हथियारों की कोई अंधी दौड़ नहीं है, बल्कि ये क्षेत्र के अंदर शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक बेहद नपातुला कदम है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि इंडो पैसिफिक को कोई एक देश अपनी जागीर नहीं मान सकता है। आसियान के 10 देशों के अंदर इंडोनेशिया सबसे बड़ी इकोनॉमी और सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र रखता है। अगर भारत इंडोनेशिया के साथ में एक अभेद्य रणनीतिक दीवार बना लेता है, तो वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया जैसे देशों का हौसला अपने आप बढ़ जाएगा। दोस्तों, चाइना की सबसे बड़ी ताकत उसका खौफ है और भारत उस खौफ को ब्रह्मोस की रफ्तार से तोड़ रहा है। अब फैसले भारत के अंदर हो रहे हैं जिनका इम्पैक्ट अब पूरे के पूरे रीजन में हो रहा है। जो देश कभी अपनी सेना के लिए साधारण हथियारों की आयात पर डिपेंडेंट थे, वही आज दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री जल क्षेत्र की सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट, जिसे अक्सर पर्यावरण के नाम पर विवादों के अंदर घसीट लिया जाता है, असल में भारत के अस्तित्व की रक्षा का वो प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट और इंडोनेशिया के साथ में सैन्य साझेदारी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर निकोबार सुरक्षित है तो मलक्का सुरक्षित है, और अगर मलक्का सुरक्षित है तो भारत का समुद्री ट्रेड और रणनीतिक स्वायत्ता सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मोदी की सेशल्स से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक की ये यात्रा इसी सुरक्षा चक्र को एक धागे के अंदर पिरोने का काम करती है। ये सिर्फ खबर नहीं, भारत के नए रणनीतिक आत्मविश्वास का स्पष्ट सिग्नल है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि चाइना इससे चुप बैठेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने प्रॉक्सी नेटवर्क्स और मुखपत्रों के जरिए इस साझेदारी को कमतर आंकने की कोशिश करेगा। वो पाकिस्तान या फिर किसी
और मोहरे का इस्तेमाल करके भारत पर दबाव बनाने की चाल चलेगा, लेकिन भारत का ये नया रुख बता रहा है कि वो हर चुनौती के लिए तैयार है। पावर गेम में अब भारत मूक दर्शक नहीं है, बल्कि एक साइलेंट आर्किटेक्ट बना रहा है। इंडोनेशिया पैसिफिक की नई पटकथा अब बीजिंग से नहीं, बल्कि नई दिल्ली, जकार्ता और कैनबरा के बीच में लिखी जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत ने इससे क्या अचीव किया है? तो दोस्तों, भारत ने हासिल की है रणनीतिक गहराई। भारत ने चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ऐसा जवाब तैयार कर लिया है जिसकी कोई काट फिलहाल ड्रैगन के पास में नहीं है। ये यात्रा भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के से उठा करके एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्टेब्लिश करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और ये उस चाइना के हथियार का भी जवाब है जो उसने बांग्लादेश के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ तैयार किया है। यानी बांग्लादेश के साथ में मिलकर के उसने जिस तरीके से हमारे नियर बाई पोर्ट्स के ऊपर कब्जा करने की कोशिश की है, उसके जवाब में भी ये पूरी की पूरी रणनीति या जो कड़ियां जुड़ रही हैं वो काम करने वाली है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का ये ब्रह्मोस एक्सपोर्ट और मलक्का स्ट्रेट की घेराबंदी का कदम आने वाले टाइम के अंदर चाइना के खिलाफ सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा? क्या भारत को इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ में मिलकर के साउथ चाइना सी में कुछ और बड़ा करना चाहिए? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। नमस्कार।